हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कि दो टॉपिक हमने यहाँ पे देखा है। इंडिया भूटान हम लोग देख चुके हैं और इंडिया लैटिन अमेरिका के बारे में हमने देखा है। आज स्टार्ट करेंगे एक अलग सा यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि इंडिया का ईरान और आर्मेनिया के साथ है। तो बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आपको पता चलेगा, बहुत सारे न्यू एंगल आपको देखने को मिलेंगे। और हम लोग बेटर तरीके से ईरान के बारे में तो कई बार डिस्कस किए, बट आर्मेनिया के बारे में बहुत कम डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग आर्मेनिया के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के आर्टिकल के साथ, जो कि देखेंगे इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्रायलेंटर। तो सबसे पहले समझें कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ईरान आर्मेनिया एक आप समझो कि पॉलिटिकल कंसल्टेशंस यहाँ पे बना है इन येरेवान, और यहाँ पे फ्यूचर मीटिंग्स होगी, वो भी ट्राइलेटरल फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्री एक साथ आई है। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर ट्राइलेटरल। ओके, चलिए एक बार मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ बातें हो रही है। तो हमारा ये प्यारा भारत, यहाँ से आप देखो कनेक्टिविटी की बात हो रही है वेस्ट एशिया में, जो कि है ईरान, जो कि यहाँ पे हम लोग मुंबई से डायरेक्ट आप देखो कि यहाँ पे सी रूट के तहत जो है ये हम लोग जो है यहाँ पे चाबार पोर्ट कंस्ट्रक्ट करें, फिर जाहिदान तक यहाँ पे हमारा रूट रहेगा। उसके बाद ईरान से आप देखो तेहरान, तेहरान से बाकू, एंड देन ऊपर आप सेंट्रल एशिया में चलोगे तो सेंट्रल एशिया में ही आपको यहाँ पे आगे चलकर देखने को मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं आर्मेनिया आपको दिखेगा। ये हमारा ईरान का बॉर्डर है, फिर यहाँ हमारा आर्मेनिया का है इधर, ठीक है, ये एरिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहे हैं, और पहली बार आपको इस तरीके की मीटिंग देखने को मिलेगी जहाँ पे इंडिया, ईरान और आर्मेनिया एक साथ है, ठीक है। ये 3 साइड्स जो है बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है उस पर डिस्कशन करेंगे, रीजनल कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे, एंड साथ ही साथ जो कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उसको और ज़्यादा डिपेंड करेंगे। चलिए मैप में और क्लियर विजन्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस वन इज़ ईरान, ठीक है। ईरान के ऊपर आप देखो कि बाउंड्री सट रही है, एंड दिस वन इज़ आर्मेनिया। हम लोग येरेवान की बात कर रहे हैं जहाँ पे मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे आप लोग और क्लोज फिगर देख सकते हो, जिसमें कि आर्मेनिया है, आर्मेनिया में ये आपका येरेवान है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कि ये जो आपको लेक देखने को मिल रहा है आर्मेनिया में, इसका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, 1-2 बार ये न्यूज़ में भी रहा है जब आर्मेनिया और यहाँ पे फाइट हुई थी इसको लेकर। तो ये आपको बताना है कि ये लेक का नाम क्या है। तो आप समझते हैं कि ये ट्राइलेटरल से सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो आप देखो कि जो हमारा ये नॉर्थ साउथ जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है इंटरनेशनल, इसमें क्या है कि आज के डेट में आप देखो कि यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो जियोपॉलिटिकल जो लैंडस्केप है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज होते हुए दिख रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपनी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है वो आर्मेनिया से होते हुए जा रहा है, जो कि आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारा चाबार पोर्ट है, इसको भी कनेक्ट कर रहा है, और इंडियन ओशन से ये यूरेशिया और फिनलैंड तक जा रहा है। और सेकंड यहाँ पे पॉइंट है कि हमारा पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की ट्राइलेटरल का ये काउंटर भी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि आप देखो कि पाकिस्तान के द्वारा भी यहाँ पे क्या किया गया कि पाकिस्तान ने यहाँ पे टर्की, अज़रबैजान और टर्की के साथ मिलकर जो है ये एक ट्राइलेटरल बना रहे हैं। तो हमारे लिए आप समझो कि पाकिस्तान अगर इस तरीके का कोई ग्रुपिज्म कर रहा है, ट्राइलेटरल बना रहा है, तो उसमें हमारे लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको एक काउंटर जैसा समझ के चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो कि 2021 में बाकू डिक्लेरेशन निकल कर आया, इट मीन्स कि पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की के द्वारा ये एग्रीड हुआ था कि वो एक दूसरे को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में अपना सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ इससे क्या निकल कर आया कि अज़रबैजान का जो कैंपेन है वो यहाँ पे काराबाग में हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का क्लेम यहाँ पे निकल कर आया जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। उसके साथ ही आप देखो टर्की का स्टैंड पॉइंट था ये साइप्रस को लेकर, एगियान सी को लेकर, और ईस्ट मेरिडियन जो यहाँ पे मेडिटेरियन जो डिस्प्यूट्स है उसको लेकर। साथ ही साथ आप देखो कि नागोर्नो काराबाग, ये एक बहुत लंबी लड़ाई चली थी टेरिटरी को लेकर, और ये जो टेरिटरी आता है, ये जो एरिया आता है ना, ये आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में है। तो कई बार ये दोनों कंट्री अपने आप में ही लड़ते हैं कि ये जो एरिया है नागोर्नो काराबाग, ये किसके अंडर में है। तो एक की फैक्टर था इन दोनों कंट्रीज़ को लेकर। तो नागोर्नो काराबाग की बात करें तो इंटरनेशनली इसको अज़रबैजान का पार्ट जैसा ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इसको रिकॉग्नाइज़ करते थे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है, और ये एरिया है यहाँ पे नागोर्नो काराबाग।
तो कई बार ये अर्मीनिया के द्वारा क्लेम किया जाता था कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, इनकी कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनकी हर एक चीज़ जो है वो किससे रिजेंबल करती है, अर्मीनिया से। तो ये चीज़ इनके द्वारा यहाँ पे क्लेम किया जाता था कि नागोर्नो कराबाख में जो रहने वाले लोग हैं ये पार्ट ही इनके देश का है। बट नो, अब यहाँ पे फाइनली आपका डिसीजन निकल कर आया है कि अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि कुछ मिन्स्क ग्रुप है जो कि 1994 में ये क्रिएट किया गया था, जिससे कि कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह उसको एड्रेस करने के लिए, और बाद में इसको चेयर किया गया था यूएस के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और रशिया के द्वारा। टर्की और पाकिस्तान की बात करें तो ये ट्रेडिशनली सपोर्ट कर रहे हैं अजरबैजान को इस कॉन्फ्लिक्ट में। ईरान और इंडिया जो है उनके द्वारा भी अर्मेनिया को काफ़ी सपोर्ट किया गया। अब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। इंडिया और अर्मेनिया की बात करें तो इनके द्वारा 30 ईयर्स ऑफ बायलैटरल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है 2022 में वो सेलिब्रेट किया गया। इट मीन्स कि हमारा जो अर्मेनिया के साथ रिलेशन है वो काफ़ी सालों से है, कुछ नया नहीं है। 30 साल हमारा जो रिलेशन है वो पूरा हो गया, तो हम लोग इसको लास्ट ईयर जो है सेलिब्रेट भी किए थे। साथ ही हम लोग एक्टिव पॉलिटिकल टाइज को एंजॉय करते हैं, यानी कि हमारी जो यहाँ पे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी हम लोग है, बहुत सारे कॉपरेशंस, बहुत जगह पे इंटरनेशनल बॉडीज़ में हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट भी करते हैं। साथ ही इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनके द्वारा 2021 में अर्मेनिया को विज़िट भी किया गया है, और ये फर्स्ट टाइम विज़िट किया गया है किसी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें जो कि इंडिया और यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के बीच में है, तो ये भी नेगोशिएट हुआ, जिसमें कि आप देखो कि यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन का अर्मेनिया पार्ट भी है। तो इसलिए इस तरीके से हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन किए अर्मेनिया के साथ। इंडिया और ईरान की रिलेशन तो आप जानते हो आज की नहीं है, बहुत ही पुरानी है। और ईरान में हम लोग कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक चाबार पोर्ट भी कंस्ट्रक्ट किए, जिससे कि ना जाने यूपीएससी ने कितने बार क्वेश्चन पूछा है कंटिन्यूस। साथ ही रिलेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के साथ हमारी बहुत ही अच्छी है, और हमारी एक कॉमन कल्चर हेरिटेज भी है। साथ ही हम लोग यहाँ पे आप देखो कि INSTC इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉपरेशन से, उनको ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन से, उस एग्रीमेंट में हम लोग दोनों साथ भी है। ईरान और अर्मेनिया का अगर हम लोग रिलेशन देखें कि इन दोनों कंट्री का रिलेशन कैसा है, तो एक्चुअली आप देखो कि ईरान और अर्मेनिया एक दूसरे की बॉर्डर शेयर करते हैं। दोनों कंट्रीज़ जो है मेनली अपने ट्रेड और इकोनॉमिक ऑपरेशंस को बूस्ट करने में लगे रहते हैं, और अर्मेनिया जो है एक ट्रांजिट रूट यहाँ पे सर्व करता है फॉर ईरान, जिससे कि वो यहाँ पे यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन को यहाँ पे एक्सेस कर सके। ओके, तो इस तरीके से आप समझो कि इंडिया ईरान, इंडिया अर्मेनिया और अर्मेनिया ईरान का रिलेशन कैसा है। फाइन, अब देखते हैं कि ये जो 3 कंट्रीज़ एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं तो इनमें क्या क्या परेशानी आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ईरान के ऊपर आप देखते हो कि यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाए गए थे, और ये कंटिन्यू है। तो कई बार यूएसए के द्वारा ये धमकी भी दी जाती है कि जो भी ईरान से ट्रेड वगैरह करेंगे तो उनके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएगी। तो इसलिए ईरान एक ऐसा देश है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वेस्ट एशिया का एक सबसे हाईलाइटेड कंट्री आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया में तो लड़ाई होती ही है, साथ ही और भी जो है पावरफुल कंट्रीज़ के साथ भी इनकी लड़ाई होती है। तो अगर इनके ऊपर सैंक्शन लगता है तो इसको हम लोग फिर कैसे टैकल करेंगे। सेकेंड है कि बैलेंस करना, यानी कि इंडिया का जो रिलेशन है, हम लोग, आपको पता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है इज़राइल। हम लोग इज़राइल के साथ आज से नहीं, मतलब छुप छुपा के पिछले 30-40 साल से हम लोग फ्रेंड हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, और इज़राइल और ईरान में पड़ता नहीं। तो इसलिए आप समझो कि जो दोनों दोस्त हैं, जो 2 दुश्मन हैं, उन दोनों दुश्मन के साथ हम लोग को दोस्ती निभा के रखना है। तो एक अच्छा बैलेंस बना के चलना होगा। साथ ही यहाँ पे जो लिंकिंग की बात की जा रही है कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको यूरोपियन मार्केट के साथ जो है रशिया होते हुए इसको लिंक करना चाहिए। तो ये लिंकिंग की बात की जा रही है, तो लेकिन ये लिंकिंग जो है कई बार डिफ़िकल्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि अब बीच में यूक्रेन आ गया है, और यूक्रेन में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अभी भी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्मेनिया और अज़रबैजान की जो बॉर्डर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। कभी भी ये अचानक से ये निकल जाता है लड़ाई, और कभी भी अचानक से यहाँ पे वायलेंस अकर हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, एक कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी कभी भी इस सारे एरिया में हो जाता है। तो ये जो हमारा अर्मेनिया और ईरान वाला एरिया है, ये दोनों देश ही अपने आप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको समझ के चलना होगा। ओके, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया, ईरान, अर्मेनिया। तो ये हम लोग जो ट्राइलेटरल है ये स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूके के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया है।
तो यूके अगर इसको ज्वाइन कर लिया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। ट्रांस पैसिफिक यहाँ पे पार्टनरशिप था, यानी कि जो पैसिफिक एरिया है उसके चारों ओर जो भी कंट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे एक संगम है, ये एक ऑपरेशन है। इसको साइन किया गया था 2018 में। और साथ ही साथ आप देखो कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसको TPP कहा जाता था जब यहाँ पे US ने विड्रॉ कर लिया था 2017 में। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि यहाँ पे टोटल 11 नेशन है जिनके बीच में जो व्यापार वगैरह होता है वो बिल्कुल फ्री होता है और मिनिमम यहाँ पे टैरिफ वगैरह देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको मेंबर कंट्री देखने को मिलेगा, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चाइल्ड, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको एंड न्यूजीलैंड। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। साइंड और रेटिफाइड किया गया है यहाँ पे CPTT को, और साइन किया गया है यहाँ पे CPTT को। इट मीन्स कि ऐसे जो रेड कंट्रीज़ है यहाँ पे ये सब कुछ साइन और रेटिफाइड कर लिए है। साइन कहने का मतलब है कि वो साइन करके इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए। रेटिफाइड कहने का मतलब है कि वो इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए रेडी है और इस रूल्स रेगुलेशंस को, जो भी गाइडलाइंस है इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको अपने देश में भी लागू करने के लिए कानून लेकर आ गए हैं। ओके, इसके बाद आप देखो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इस CPTPP का यूके ने ज्वाइन किया है तो इससे क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और गुड्स का यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे टैरिफ वगैरह का एलिमिनेशन है, या फिर आप देखो नॉन टैरिफ जो बैरियर वगैरह है वो बहुत कम है। तो कोई भी कंट्रीज़ अगर अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। साथ ही इक्वल ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें इक्वल ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। फॉरेन कंपनी को भी यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट मिलता है जो डोमेस्टिक कंपनीज़ को मिलता है। साथ ही यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी है। कॉमन और ट्रांसपेरेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रूल्स देखने को मिलता है जो 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं। साथ ही लेबर और इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि क्लियर कमिटमेंट है कि यहाँ पे क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए लेबर और इन्वायरमेंट का। साथ ही गवर्नेंस और जो इमर्जिंग इश्यूज़ है उसको एड्रेस किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कुछ रूल्स है जो कि यहाँ पे करप्शन के अगेंस्ट है, अनफेयर कंपटीशन वगैरह को कम करने की बात की जा रही है। साथ ही इंश्योर किया जा रहा है एक लिबरलाइज्ड इन्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के फॉर्म में होगा। तो ये सारे आप देख सकते हो कि सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है RCEP, तो इससे यहाँ पे CPTT जो है वो कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम लोग RCEP की बात करें तो यहाँ पे 15 कंट्रीज़ हैं और लार्जली आपको एशिया पैसिफिक वाले रीजन में देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे CPTPP के बारे में देखें तो यहाँ पे 11 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो RCEP आप देखो कि 31% ग्लोबल GDP का यहाँ पे आपका साइज़ है, और वही CPTPP की बात करें तो यहाँ पे 13.5% ही है। साथ ही अगर हम लोग डोमेन देखें तो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे CP और TPP का ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है अगर RCEP के कंपैरिजन में देखें। और RCEP की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ डिसिप्लिन्स इंक्लूड नहीं है, जैसे कि स्टेट ओन जो इंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट वगैरह नहीं दिया जाता है। जो भी प्रोविज़न यहाँ पे आपका लेबर और इन्वायरमेंट इशूज़ को लेकर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। और मेनली अगर आप देखो तो RCEP जो है ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मेंबर है और यहाँ पे ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ के होने के कारण यहाँ पे ग्लोबल GDP में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस इनका ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया का क्या, हम लोग कैसे जो है यहाँ पे CPTT को देखते हैं, वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन, अभी तक हम लोग ने क्यों इसको ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहला बात है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, हालांकि अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अजीब सा है। यहाँ पे आप देखो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है वो मोनोपोलीज़ वगैरह एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप देखो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है उनको हम लोग बहुत बढ़ावा देते हैं और हमारे यहाँ की जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोनोपोली होती है, वो कोई एक ही दो कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे अपना काम करती हैं और फार्मेसी इकोसिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पे डिसरप्ट हो सकता है। बट हमारा यहाँ आप देखो कि इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें तो हमारे यहाँ की जो फार्मेसी इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसके बारे में बात किया गया है कि ये जो मैकेनिज्म है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में और इन्वेस्टमेंट ट्रेटी में, जिसमें कि हमारा एक फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रोवाइड किया गया है और इनका राइट है कि जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वगैरह है उसको एक्सेस करे जिससे कि इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वगैरह रिजॉल्व हो सके। साथ ही इकोनॉमिक कंसेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया है इकोनॉमिक कंसेशन, जिसमें कि हम लोग CPTPP को जो है ज्वाइन करेंगे तो ये टू ड्रास्टिक होगा इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, तो वो हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है।
साथ ही पॉसिबिलिटीज़ हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशंस का, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल ऑन मार्केट्स है कि गुड्स वगैरह को एक्सेस करने का, तो वो उतना बेटर नहीं है। साथ ही बेटर इन द सेंस कि हमारे सेंस में बेटर नहीं है। हम लोग जिस तरीके का मार्केट चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे साबित हो सकता है। तो इसलिए आप समझो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली फोकस करता है ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड को लेकर, तो व्यापार में अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो इसको ज्वाइन करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही व्हाट इज़ इंडिया मिसिंग बाय नॉट ज्वाइन, अगर हम लोग इसको आज के भी डेट में ज्वाइन नहीं करें तो इससे हमें क्या घाटा हो रहा है। सबसे पहला कॉम्पिटिटिवनेस, इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे टैरिफ वगैरह है नहीं है, तो बहुत कम ही है, तो इससे जो है हमारा एक्सपोर्ट वगैरह जो है वो लेस एक्सपेंसिव हो सकता है। साथ ही एक्सेस टू न्यू क्लाइंट्स, यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ न्यू मार्केट, न्यू क्लाइंट्स, न्यू लोग मिल सकते हैं, तो उसका एक्सेस हम लोग नहीं ले पा रहे। साथ ही मार्केट ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आप देखो कि इंडिया की सर्विस जो है सप्लायर्स है ये इम्प्रूव हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन इम्प्रूव हो सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब इम्प्रूव हो सकता है। साथ ही एक्सक्लूजन है, यानी कि अगर हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन को देखें तो इससे भी एक्सक्लूजन रखा गया है, यानी कि रूल्स ऑफ जो ओरिजिन है अंडर द CPTPP, तो इसको कपल किया गया है टैरिफ रिडक्शन से, जिससे कि हम लोग जो न्यू यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका क्रिएशंस को हम लोग इंकरेज कर सकें, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इंकरेज नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स कि हम लोग जो है यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बना नहीं पा रहे हैं। तो हर तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग इसको नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना तो हमें बहुत लॉस हो रहा है। अब कंक्लूजन में बताया गया है कि जो इंडिया है इनको हम लोग, हमारे देश को नेगोशिएट करना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्रुप से, जैसे कि RCEP है और CPTP है, तो बट एट द सेम टाइम इट हैज़ टू मेंटेन अ साउंड बैलेंस, यानी कि हम लोग को सॉवरेन कमिटमेंट जो है इसके साथ भी हम लोग को एक साउंड बैलेंस लेके चलना होगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक एरेना में, और जो क्रूशियल डोमेस्टिक पॉलिसी स्पेस है उसको भी मेंटेन करना होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक बैलेंस तरीके से आंसर दिया गया है, तो इसको भी समझना है। देखिए एक टर्म है एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो ये है क्या GPA। देखिए GPA क्या है ना, प्लूरिलैटरल ये एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पे WTO के फ्रेमवर्क के तहत होता है, और बेसिकली आप देखो कि ये एग्रीमेंट जो है ये WTO के जितने भी मेंबर हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है। इट मीन्स कि इस एग्रीमेंट के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो WTO के मेंबर को मानना ही है। इसका एम है ना कि म्यूचुअली ओपन करना है जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट मार्केट है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो GPA है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये कमिटी ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से ये एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि अभी आप देखो सारे पार्टीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। मेंबर की बात करें तो यहाँ पे 21 पार्टीज़ हैं, जिसमें कि 48 WTO मेंबर्स हैं, और अगर दूसरी तरफ देखें तो 36 WTO मेंबर्स है, ऑब्जर्वर्स है, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। बेसिकली आज के डेट में आप देखो तो इनका हम लोग पार्ट नहीं है। हम लोग के बारे में बात करो तो एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के हम लोग पार्ट नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे कहा जाता है। तो ये दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चंस जो है आपका इसी से पूछा जाता है। पहले तो TPP के नाम से इसे जानते थे, बट यहाँ पे अब जो है US जब से ये छोड़ा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहते हैं। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स देखते हैं जो भी छोटे छोटे न्यूज़ है। फर्स्ट है इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड जापान के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है एक लिंकेज जो कि प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर इनिशिएटिव्स के बीच में। इसका एम है कि स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स बनाना है, लोकल फूड सिस्टम्स वगैरह जो है उसको बनाना है वर्ल्ड के अराउंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलियंट हो सके। साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइनेंस की बात की जा रही है तो जापान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुआ है। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की भी। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको IFAD के बारे में पता होना चाहिए। हम लोग इसके मेंबर कंट्री है, तो येस हम लोग इसके मेंबर हैं, और इसको हेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका कि 4 ईयर टर्म्स यहाँ पे रहता है। ठीक है, और आज के डेट में 177 यहाँ पे टोटल मेंबर है। साथ ही मेन गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में समझे तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल है, जो कि यहाँ पे सारे मेंबर एक साल में एक बार जो है यहाँ पे मीटिंग होती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कि यहाँ पे थ्राइस अ ईयर, एक साल में 3 बार यहाँ पे मीटिंग करते हैं। ओके,
इसके अलावा आप देखो तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो के बारे में तो कई बार आपने सुना है। तो न्यू यहाँ पे कंट्री ने ज्वाइन किया है जो कि है फिनलैंड। तो फिनलैंड यहाँ पे 31st कंट्री बन गया है जो नाटो को ज्वाइन करने के लिए। तो फिनलैंड जो कि एक न्यूट्रल है, वो भी फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत जो कि सोवियत यूनियन के साथ है, तब ये नाटो को ज्वाइन किए। अब इस अलायंस के मेंबर के साथ अगर हम लोग देखें तो फिनलैंड जो है एक पार्ट है नाटो के कलेक्टिव डिफेंसिव का। और साथ ही कलेक्टिव डिफेंसिव कहने का मतलब कि अगर आप समझो कि नाटो कंट्री में किसी एक कंट्री के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया तो पूरी जो 31 कंट्रीज़ है वो सब मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगी। तो एक यहाँ पे आप देखो कलेक्टिव डिफेंस का यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जो कि काफ़ी अच्छा है। नाटो मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आप लोग देख सकते हो कौन कौन है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में बाय वाशिंगटन ट्रीटी, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि उस समय जो यूएसएसआर था उसके द्वारा। और सिग्निफिकेंस नाटो का यही है कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ये प्रमोट करता है। कॉपरेशंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी कॉपरेट ये लोग एक दूसरे को करते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट में ये एक दूसरे का साथ देते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि एक दूसरे के बीच में ये पीस वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेजर अगर नॉन नाटो अलाई की बात करें, स्टेटस जो है ये एक डेजिग्नेशन है जो कि यूएस लॉ के तहत दिया जाता है, और मेनली आप देखो कि जो फॉरेन पार्टनर्स है उनको प्रोवाइड किया जाता है विद सर्टेन बेनिफिट्स, कि कुछ डिफेंस ट्रेड के एरिया में या फिर सिक्योरिटी कॉपरेशन के एरिया में इनको यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट्स दिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट G7 मीटिंग, तो देखिए G7 की जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर मीटिंग्स है वो यहाँ पे सापोरो जो कि जापान में है उसको यहाँ पे कंक्लूड किया गया। G7 कंट्रीज़ की बात करें तो बेसिकली ये अर्जेंट नीड था कि किस तरीके से इनमें यहाँ पे बात किया गया कि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको कम करे, यानी कि 2030 तक का टारगेट है कि 43% तक कम करना है, और 2035 तक का टारगेट है कि इसको 60% तक कम करना है। साथ ही 2040 का आप देखो कि टारगेट किया गया है कि जो एडिशनल प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको ज़ीरो तक लेकर आना है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है इस मीटिंग में, बट देखते हैं कि कितना काम किया जाएगा। बेसिकली हम लोग को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो G7 का जो ग्रुप है वो 1970s में ही बना है, और ये एक इनफॉर्मल फोरम है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को यहाँ पे लीड करते हैं। जो भी आप कंट्रीज़ देखो जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन सारे 7 कंट्रीज़ का ये एक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये एक साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, और कुछ जो यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इश्यूज़ है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और यहाँ पे एनर्जी पॉलिसी को लेकर अगर इश्यूज़ है तो उनमें ये बात करते हैं। मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके मेंबर है। ये 7 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर नहीं है, बट ये हर साल जो एनुअल समिट होती है उसको ये मतलब कि वो अटेंड करते हैं। यहाँ पे आप देखो ग्लोबल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है G7 नेशन, तो 46%, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है तो 10% है। यहाँ पे आप देखो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो है वो ये यहाँ पे आपका लॉन्च किया जाएगा, 2021 में ही लॉन्च किया गया था, जो कि एक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का ये ऑल्टरनेटिव भी है। साथ ही अगर हम लोग 1998 से 2014 के बीच में देखें तो रशिया यहाँ पे मेंबर था, जिसको यहाँ पे G8 कंट्रीज़ कहा जाता था, बट रशिया को यहाँ से हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसको लेकर रशिया को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तब से ये G7 कंट्रीज़ ही है आज के भी डेट में। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशंस है। तो इंडिया अभी आप देखो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशंस को के लिए इलेक्ट हुए हैं 4 ईयर, जो कि 1 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट होगा। तो अब आप समझो कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल जो कमीशन है उसके बारे में देखें। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये एक हाईएस्ट बॉडी है जो कि ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो काम करते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिविजन्स के साथ काम करते हैं। इस्टेब्लिश किया गया है 1947 में, और टोटल यहाँ पे 24 मेंबर कंट्रीज़ हैं। साथ ही यहाँ पे 4 साल का मेंबर यहाँ पे टेन्योर होता है। फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ग्लोबल सेंटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है डेटा के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखो मेंबर स्टेट को ये असिस्ट भी करता है। ओके, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं नॉर्थ सी समिट। यूरोपियन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया अभी 2nd नॉर्थ ईस्ट समिट को, जो कि यहाँ पे बेल्जियम में हुआ है, ठीक है, ऑस्टेंड इन बेल्जियम। नॉर्थ सी समिट की अगर बात करें तो इसका एम है कि नॉर्थ सी का जो यहाँ पे नॉर्थ सी को एक लार्जेस्ट पावर हाउस बनाना है यूरोप का, वो भी 2050 तक।
साथ ही साथ 7 यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है और 2 नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है जो कि नॉर्वे और यूके है इस समिट में भाग लेने के लिए, ठीक है। साथ ही विंड एनर्जी इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली आप देखो कि ये जो डिक्लेरेशन निकल कर आया है इसमें सेट किया गया है कि ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप एक ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। साथ ही डिक्लेरेशन के द्वारा भी ये सेट किया गया टारगेट कि जो ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट तक होना चाहिए 2030 तक, और 20 गीगावाट तक होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि 2030 तक, ठीक है। तो ये आपका दोनों तरफ से आप देख रहे हो कि एक तो विंड एनर्जी कैपेसिटी कहा जा रहा है और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइन। इसके अलावा विंड एनर्जी का स्टेटस इंडिया में क्या है, तो इंडिया आप देखो कि 4th ग्लोबली है विंड पावर कैपेसिटी को लेकर। और अगर हम लोग फरवरी 2023 की बात करें तो इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है वो 42 गीगावाट है। फिर अगर नेशनल अगर हम लोग विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 के बारे में देखें तो यहाँ पे लार्ज जो ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है उसी को यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ सी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग नॉर्थ सी के बारे में देख सकते हो। यहाँ पे आपकी जो है नॉर्थ सी किस किस कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, साथ ही आप जर्मनी है, नीदरलैंड है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यूके हो गया आपका, सब हो गया। उसके बाद नॉर्थ सी की बात करें तो बेसिकली ये अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में। साथ ही स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड आता है वेस्ट में, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस आता है साउथ में। ये कनेक्टेड है अटलांटिक से जो कि आपका स्ट्रेट ऑफ डोवर है और इंग्लिश चैनल है, तो इसको भी याद रखना है। जो नॉर्थ सी है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर और ये आपका आता है, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ डोवर और ये इंग्लिश चैनल आता है, ओके। चाबार पोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, थोड़ी लोकेशन आप देख लो। ये है चाबार पोर्ट, ये है गल्फ ऑफ ओमन और यहाँ से बात किया जा रहा है चाबार पोर्ट के बारे में कि पहली मीटिंग इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहाँ पे चाबार पोर्ट में हुई है। बेसिकली चाबार पोर्ट जो है ये हमारा सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में है जो कि ईरान वाले एरिया में है, तो वहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के 2016 में इंडिया के द्वारा एक ट्राईपोर्टाइट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ, जिससे कि शाहिद बेहस्ती जो टर्मिनल है यहाँ पे चाबार में उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए। साथ ही ये भी कंसीडर किया गया है कि एक क्रूशियल ग्रेट वे है जिससे कि इंडिया जो है अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। देखिए पहले ऐसे सामान हमारा जाता था, अगर अफ़गानिस्तान में ईरान में जाना होता था तो पाकिस्तान के थ्रू होकर जाना था, और आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा कितना अच्छा दोस्त है, तो इसलिए पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे चाबार पोर्ट बना लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ईरान के और अफ़गानिस्तान में कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। और आगे बढ़ते हैं गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा नदर्न आयरलैंड विजिट किया गया, 25th एनिवर्सरी ये मना रहे हैं किसका, तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का, ओके। तो नदर्न आयरलैंड जो है उनमें ये 1921 में इसको क्रिएट किया गया था आयरलैंड से अलग करके, और अभी भी ये जो है यूके का ही पार्ट है आफ्टर आयरलैंड इंडिपेंडेंस। फिर है ऑपरेशन कावेरी। सो दिस ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ऑपरेशन कावेरी, और जो भी सूडान में जो वॉर हो रहा था उसमें जो जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे, स्टक थे, उनको हम लोग वापस अपने देश लाए हैं, जो कि ऑपरेशन कावेरी के नाम से ही है। तो ये क्वेश्चन आपका हर एक एग्ज़ाम में बन जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, ओके। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग भी होगी। देखिए चीज़ों को समझ के पढ़ते जाइए, और कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोग अपना खुद का गूगल करके भी पढ़ सकते हो। कुछ भी मन में डाउट लेकर यहाँ से नहीं जाना है। डेली बेसिस पे जो लेसन आ रही है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ते जाओ। इसी तरीके से धीरे धीरे आपका जो है पकड़ बन जाएगा और करंट अफेयर्स को आप लोग समझने लगोगे। करंट अफेयर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर इसको आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, डेली थोड़ा बहुत भी समझते जाओगे, तो वो आप एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप लोग बहुत कंफर्ट फील करोगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स ऐसे मिनटों में नहीं होने वाला, एक दिन या एक महीने में नहीं होने वाला, ये डेली की चीज़ें हैं। आपको डेली जो है रूबरू होना होगा कि क्या चल रहा है दिन दुनिया में। न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स ज़रूर फॉलो कीजिए,
जिससे कि आपका वो टॉपिक सब कवर होते रहे। ओके, सो गाइज मिलती हूँ कल इसी टाइम। डेली आपका 4 बजे यहाँ पे लेसन आता है। अगर आप लोग को डेली करंट अफेयर्स जो विजन आइज की है उसको आप लोग को स्टडी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और डेली 4 बजे आपको यहाँ पे लेसन ज़रूर मिलेगी। ओके, सो मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।